हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सर ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में जहां पर भी होंगे। दोस्तों ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जीएस खंड के विभिन्न पहलुओं को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और जिस खंड में हमने करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी का टॉपिक शुरू किया हुआ है दोस्तों, और आज हम लोग पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस के संदर्भों में यानी राजनीति विज्ञान के संदर्भों में राज व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि दोस्तों टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड जोड़ करके अभी रखा जाएगा। जब पॉलिटी की क्लास शुरू की जाएगी तो उसमें टॉपिक वाइज आपकी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं भाषा को लेकर के। हाल ही में दोस्तों शास्त्रीय भाषा को लेकर के कुछ विवाद खड़ा हुआ है। कुछ क्षेत्रीय संगठन जो हैं वो अपने यहाँ क्लासिकल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए यानी उनकी जो अपनी भाषा है उस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्ज कराने के लिए, शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज कराने के लिए प्रयासरत हुए हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों आज पॉलिटी के अंतर्गत जो हम लोग का टॉपिक है वो है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज पे आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। हालांकि ये मुद्दा करंट घटना से जुड़ा हुआ रहेगा, समसामयिकी संदर्भों से जुड़ा हुआ रहेगा। सबसे पहले दोस्तों तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग भाषा के बारे में कर लेते हैं। वास्तव में भाषा जो होती है उसके विकास की एक जटिल प्रक्रिया होती है, परंपरा होती है। जब क्षेत्रीय स्तर पर किसी समाज का निर्माण हो रहा होता है यानी मानव समाज का निर्माण हो रहा होता है तो वो आपसी बोलचाल के संदर्भों में एक प्रकार की भाषा का विकास करते हैं, यानी बोलचाल या संवाद के लिए कुछ शब्दों का वो प्रयोग करते हैं जो देखते देखते उस संबंधित क्षेत्र में एक चर्चित बोली का रूप ले लेती है। और आगे चल कर के अगर उस बोली के स्वरूप में उस क्षेत्र में किसी प्रकार की साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं या साहित्यिक चीज़ों का वर्णन होने लगता है या उस बोली का विस्तार दूर दूर तक होना प्रारंभ हो जाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो बोली से भाषा की ओर परिवर्तित हो जाती है यानी लैंग्वेज का रूप ले लेती है। और जब वो भाषा में आ जाती है दोस्तों तो ऐसी दशा में अगर उस भाषा के साहित्यिक विकास तेज़ी से होने लगते हैं, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही होती है, तो ऐसी दशा में उस भाषा का महत्व बढ़ने लगता है। और ऐसी दशा में उस भाषा के ऊपर बहुत ढेर सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं कि वो कैसे अपनी मर्यादाओं को संजोए और बाकी अन्य से अपनों को अलग करके लेकर के चले। ऐसी दशा में उस भाषा का कुछ व्याकरण निर्मित किया जाने लगता है यानी उसके कुछ ग्रामर डेवलप होते हैं और इस चरण से होते हुए वह भाषा शास्त्रीय भाषा की ओर आगे की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि दोस्तों शास्त्रीय भाषा जो है वो एक प्रोसेस है। शास्त्रीय भाषा के संदर्भों में भाषाओं को कुछ नियम शर्तों का पालन करना होता है। अभी हम लोग नियम और शर्तों के संदर्भों में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ये विवाद का विषय क्यों बना हुआ है और इसमें हुआ क्या है। वास्तव में दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी महाराष्ट्र राज्य में मराठी साहित्य को लेकर के प्रत्येक वर्ष होने वाला मराठी विद्वानों का या मराठी भाषा में लिखे गए जो साहित्य हैं उनको लेकर के एक मराठी साहित्य सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में यह मांग की गई है कि मराठी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देना चाहिए। यानी हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग उठी और इसको लेकर के आंदोलन खड़ा हुआ जो कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा दब सा गया, लेकिन आगे चलकर के ये मामला जोर शोर से उठेगा। दोस्तों अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के इतिहास के संदर्भों में बात किया जाए तो मराठी भाषा को संजोने के लिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है यानी अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1878 से शुरू किया गया। यह मराठी लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन है। यानी जितने भी मराठी लेखक हैं वो दुनिया में जहाँ जहाँ कोने कोने पे भी सम्मिलित हैं, प्रत्येक वर्ष उनके साहित्य का एक सम्मेलन किया जाता है जिसको मराठी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसी में इस वर्ष यह मांग उठी
कि क्यों ना मराठी भाषा को साहित्य का दर्जा दे दिया जाए। दोस्तों, भाषा के संदर्भों में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में भाषा को लेकर के इसका उल्लेख जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में आप जानते हैं संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 अनुसूचियों में जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसी अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है और उस अनुसूची में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं। यानी भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं वर्णित हैं, जिसमें हिंदी भी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अपने संविधान की अनुसूचियों में अंग्रेजी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों। यानी अंग्रेजी जो है वो अपने संविधान में जो अनुसूचियां हैं भाषा के लिए, उनमें इसको स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन करंट अफेयर्स के संदर्भ में हम आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा को मिजोरम सरकार ने अपने यहाँ राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। यानी अंग्रेजी जो है वो मिजोरम में राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ आते हैं शास्त्रीय भाषा के संदर्भों में अगर बात किया जाए तो शास्त्रीय भाषा के लिए यह कहा जाता है कि किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा तभी दे सकते हैं जब उस भाषा का कम से कम 1500 से 2000 पहले तक का कोई साहित्यिक प्रमाण हो। यानी उस भाषा का जो इतिहास हो वो कम से कम 1500 या 2000 वर्षों का हो, इतना बड़ा, इतने समय का उसका इतिहास रखता हो। इसके अलावा दोस्तों, उस भाषा के कम से कम इतने ही वर्षों के कोई अभिलेख, यानी 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराने कोई अभिलेख हों या किसी साहित्य का संकलन किया गया हो। इसके अलावा उन साहित्यों का उस भाषा के जानने वाले जो लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उसका रूपांतरण किया हुआ है, उसके संदर्भों में लेकर के उन्होंने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसको हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा एक शर्त शास्त्रीय भाषा के संदर्भों में ये भी दर्ज की जाती है कि हम किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा तभी कहेंगे जब उस शास्त्रीय भाषा का एक क्रमिक विकास पीढ़ी दर पीढ़ी वर्तमान में भी दिखता हो और वर्तमान में उसकी बहुत ढेर सारी शाखाएं हों। अगर इन शर्तों को कोई भाषा पूरी करती है तो उस भाषा को हम लोग क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित होगा। हाल फिलहाल यानी वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में शास्त्रीय भाषाओं को लेकर के, तो वर्तमान भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 शास्त्रीय भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली जो पहली लैंग्वेज है, पहली भाषा है, वो है तमिल। आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछता है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और भारतीय संविधान में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली जो भाषा बनी थी वो थी तमिल। 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। इसके बाद इस क्रम में जो सम्मिलित हुई वो थी संस्कृत। 2005 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो तीसरी लैंग्वेज सम्मिलित हुई वो थी कन्नड़। 2008 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 में ही तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2013 में मलयालम को यानी 5वीं यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल करने वाली भाषा बनी और 2014 में उड़िया को 6वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस तरह से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, यानी 6 क्लासिकल लैंग्वेज भारतीय संविधान में है। और इन 6 भाषाओं में एक और भाषा को जोड़ने को लेकर के मराठी साहित्य सम्मेलन में यह मांग उठी कि मराठी भाषा भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने की जो अर्हताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उसको वो रखती है। बहरहाल ये तो एक जांच का विषय होगा कि मराठी भाषा उन शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद ही इसके संदर्भों में इसका कुछ वर्णन हो पाएगा। लेकिन बहरहाल वर्तमान में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6, जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 भाषाओं का समूह इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब मुद्दा ये उठता है दोस्तों कि अगर किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देते हैं तो उस भाषा को इसका फ़ायदा क्या है,
उसको इससे क्या लाभ होने वाला है, क्यों वो क्लासिकल लैंग्वेज के संदर्भों में दर्जा हासिल करने का प्रयासरत कर रही है। तो वास्तव में दोस्तों, अगर किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देते हैं तो उसका महत्व जो है वो उस राष्ट्र में बढ़ जाता है, यानी उस राष्ट्र में चर्चित जो भाषाएं हैं, प्रचलित जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उसका महत्व बढ़ जाता है और उसके विशेष लाभ उस भाषा को मिलने लगते हैं जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया होता है। जिसमें सबसे पहला लाभ तो उसको ये मिलता है कि उसको एक वर्ष में कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी अगर किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है तो उस भाषा के संबंध में प्रत्येक वर्ष उसको कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा अगला फ़ायदा क्या होता है, अगले फ़ायदे के संदर्भों में ये होता है कि जो यूजीसी होती है, यानी जो शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ संस्थान है, वो अपने यहाँ रजिस्टर्ड विश्वविद्यालयों में उस भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसमें शोध करने के लिए, रिसर्च करने के संदर्भों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है और उसमें जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको उसमें प्रोत्साहित किया जाता है और समय समय पर उनमें विशेष वैकेंसियां भी निकाली जाती हैं जिससे उस भाषा की पहचान या उस भाषा के महत्व को संबंधित राष्ट्र में आगे की ओर बढ़ाया जा सके। तो शास्त्रीय भाषा का अपना एक अलग महत्व है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर साल लगातार पॉलिटी खंड से भी और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से जो वर्तमान में चर्चा है, ये इसके पूछे जाने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर इसके संदर्भ में कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो उसको आप बेहतर ढंग से करेंगे, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों पॉलिटी खंड से हमने आपके लिए बनाया था। इसके बाद पॉलिटी का हम बड़ा टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें डिटेल से संविधान और उससे जुड़ी जो गतिविधियां हैं उसका आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वर्णन किया जाएगा और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम अगला वीडियो जल्द लेकर के आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।